गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम रीड कर रहे थे हमारा सिविक्स का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो हमने पढ़ा था व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 36 पर, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस। अब देखिए, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि दुनिया के जो मोस्टली जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी में इलेक्शंस होते हैं। कुछ डेमोक्रेटिक कंट्री है, कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि हम किस तरह से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को दूसरे इलेक्शन से अलग कर सकते हैं या उनमें क्या डिफरेंस है। वी हैव डिस्कस्ड this question briefly in chapter 1st. We discussed many examples of countries where elections are held but they can't really be called democratic elections. Let us recall what we learned there and start with a simple list of the minimum conditions of a democratic election. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो होता है उसके लिए मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या होती है। First, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. कि जो भी मिनिमम एज कवर करते हैं राइट टू वोट के लिए, उन सभी को चूज करने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि वो जिसे चाहें वो उसे पसंद करें, उसे चूज करें, उसको वोट दें और हर एक वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। नेक्स्ट है सेकंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। कि पार्टी और कैंडिडेट जो वो फ्री होनी चाहिए इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए और उन्हें कुछ ऑफर करना चाहिए वोटर्स को, उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें कि हम अवेयरनेस लेकर आएंगे, एजुकेशन की फैसिलिटी देंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ देंगे, इस तरह की चीज़ें। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, जैसा होता है। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। कि जो कैंडिडेट लोगों के द्वारा इलेक्ट किया प्रेफर किया जाता है उसे इलेक्ट किया जाना चाहिए। फिफ्थ, इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए, करप्शन ना हो, कम से कम हो। These might look like very simple and easy conditions, but there are many countries where these are not fulfilled. In this chapter, we will apply these conditions to the elections held in our own country to see if we can call these democratic elections. तो ये आपने मिनिमम कंडीशंस पढ़ी एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, Is it good to have political competition? क्या ये अच्छा है कि पॉलिटिकल में जो आजकल कंपटीशन चल रहा है। Elections are thus all about political competition. This competition takes various forms. The most obvious form is the competition among political parties at the constituency level. It takes the form of competition among several candidates
If there is no competition, elections will become pointless. अब सबसे पहले देखिए कंपटीशन क्यों होता है, अब ये अच्छा क्यों है हमारे लिए. But it's good to have political competition. Clearly, an electoral competition has many demerits. It creates a sense of disunity and factionalism in every locality. You would have heard of people complaining of party politics in your locality. Different political parties and leaders often level allegations against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win elections. Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long term policies to be formulated. Some good people who may wish to serve country do not enter this arena. They do not like the idea of being dragged into unhealthy competition. Our constitution makers were aware of these problems, yet they opted for free competition in elections as the way to select our future leaders. They did so because this system works better in the long run. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by desire to serve them. Political competition is not necessary in such an ideal world, but that is not what happens in real life. Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers. They want to remain in power or get power and positions for themselves. They may wish to serve the people as well, but it is risky to depend entirely on their sense of duty. Besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want. How do we deal with this real life situation? One way is to try and improve the knowledge and character of political leaders. The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so. Who decides this reward or punishment? The simple answer is the people. This is what electoral competition does. Regular electoral competition provides incentives to political parties and leaders. They know what if they raise issues that people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next elections. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. So, if a political party is motivated only by desire to win power, even then it will be forced to serve the people. This is a bit like the way market works. Even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service the customers. If it is not, the customer will go to some other shop. Similarly, political competition may cause divisions and some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. अब यहाँ आपने जैसा हम ये रीड कर चुके हैं और एक एग्जांपल आपने बहुत बढ़िया यहाँ पर पढ़ा रीड किया. ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज ठीक उसी तरह से है जैसे एक शॉपकीपर को अगर प्रॉफिट कमाना है, अगर प्रॉफिट लेना चाहता है एक शॉपकीपर, तो उसे एक अच्छी सर्विस लोगों को देनी होगी, कस्टमर्स को देनी होगी. ठीक उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज हैं. अगर वो पीपल के बेनिफिट के लिए या जो लोग चाहते हैं, अगर वो पार्टी वैसा करती है तो वो ज़्यादा पॉपुलर रहेगी और उसके इलेक्शन में जीतने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कुछ भी हो, पार्टी चाहे कुछ भी सोचे, कैंडिडेट कुछ भी सोचे, हाँ ये अच्छी चीज़ें हैं एक कंपटीशन होना इसके अंदर. क्योंकि फिर हर एक पार्टी क्या करेगी, जो लोग चाहते हैं, जिन इश्यूज़ को रेज करना चाहते हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टीज उनको उठाएगी तो एक तरह से वो लोगों की हेल्प ही कर रही है. और जो पार्टी लोगों की हेल्प करेगी, पीपल उसको इलेक्ट करेंगे, उस कैंडिडेट को इलेक्ट करेंगे, उस पार्टी को जितवाएंगे किसी भी तरीके से. हाँ, डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल कंपटीशन है उसमें
कहीं ना कहीं करप्शन भी है, डिसऑनेस्टी भी है, अगलीनेस भी है, अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है कई बार। तो वो सब चीज़ें एक तरफ है, बट फाइनली जो पार्टी के पास जो एक चीज़ आती है वो ये कि अगर हमने अच्छी सर्विस नहीं दी लोगों को, गुड सर्विसेज नहीं दी, तो वो किसी और ऑप्शन को नेक्स्ट टाइम चूज करेंगे। तो ये था हमारा पेज नंबर 36 एंड 37। आपने मिनिमम कंडीशंस पढ़ी, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, और उसके बाद पढ़ा कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छा है, सही है,